यस फ्रेंड्स, लर्निंग वीडियो शुरू कर दिया है। शेयर बाजार लर्निंग फॉर बिगनर्स एंड इवन एवरीबॉडी। तो दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी इसमें वीडियो को बना देता हूँ। 5 महीने पहले मैंने ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, बिगनर्स के लिए एक लर्निंग विंडो के नाम से वीडियो बनाई थी। इसमें बहुत कुछ इनकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आज इसको दोबारा ऑन डिमांड ऑफ बिगनर्स बना रहा हूँ। और छुट्टी का दिन है, दिन भर आराम किया है, तो बड़ा अच्छा दिमाग हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसमें मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है दोस्तों। ओके, तो टॉपिक रहेगा इसका शेयर बाजार लर्निंग फॉर बिगनर्स, स्टार्टिंग ऑफ लर्निंग विद द पैरामीटर्स। छोटा सा ही टाइटल रहेगा, लर्निंग विंडो फॉर शेयर मार्केट। ओके दोस्तों, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, कंपनियों को मैंने अपनी पुरानी वीडियो में 4 भागों में बांटा था। आज मैं दोस्तों 5 भाग में बांट दूँ तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। सबसे पहले होती है दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इस पर कवर करूँगा। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। इसमें कोई डिस्क्लेमर भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दोस्तों, कंपनियों को मैंने 5 भागों में बांटा है। पहली कंपनी है बिल्कुल प्राइवेट कंपनी। एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे बीकानेर स्वीट, बीकानेर स्वीट, या जैसे मेरा रॉयल ब्रिक्स, ईंटों का भट्टा, मेरी प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, प्राइवेट काम है मेरा। बीकानेर स्वीट ये एक प्राइवेट एंटाइटी है, इसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ब्रिक्स बनाने के लिए भी लेनी पड़ती है। एंड इवन बीकानेर स्वीट्स को भी अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर वो इंडिया में उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। स्वीट्स वालों को भी लेनी पड़ती होगी डेफिनेटली दोस्तों, सिविल सप्लाई और फूड वालों से। इंस्पेक्टर्स होते हैं ना फूड के, कहीं कोई कुछ मिला ना दे या कुछ ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, आजकल तो लघु उद्योग के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है इंडिया में। ये थोड़ा सा बाबू राज और मोदी जी ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई छोटी सी कंपनी, लघु कुटीर उद्योग, बिना परमिशन के कलेक्टर की, डीएम की, या फूड सप्लाईज की, या डीएसओ की, इनके चक्कर काटते रहो दोस्तों, परमिशन मिलती नहीं है। ये भी एक करप्शन का बहुत बड़ा कारण है। तो ये बाबू के चक्कर लगाना, इनको बंद करना चाहिए। जब विदेशियों की नकल हो ही रही है इंडिया में, हमारे मोदी जी काफ़ी कुछ इनहेरिट कर रहे हैं, तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ ऐसी किसी काम के लिए परमिशंस की ज़रूरत नहीं है। ब्रेड बनाने के कारोबार बहुत हैं, बिस्किट बनाने के कारोबार बहुत हैं, लार्ज स्केल पे भी हैं, और छोटे मोटे फिनाइल वगैरह बनाने के भी काम बहुत हैं, केमिकल्स के काम बहुत हैं। परमिशन की ज़रूरत नहीं दोस्तों, वहाँ तो एवरीथिंग इज इन प्राइवेट हैंड्स। तो ऐसा ही हमारी कंट्री में भी होना चाहिए, बाबू राज बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो पहले होता है प्राइमरी कंपनी, उसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दी, बीकानेर स्वीट हुई या हल्दीराम का हुआ, इस तरह की जो कंपनी होती हैं वो प्राइमरी कंपनी होती है। दूसरा दोस्तों होती है लिमिटेड। लिमिटेड में हमारा जैसे बिरला जी की कंपनियां हैं, टाटा की कंपनी है, बाटा की कंपनी है, अंबानी जी की है, अडानी जी की है, ये है लिमिटेड कंपनी। तीसरी कंपनी होती है दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये हैं फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों, चौथी कंपनी होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है,
ये दोस्तों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज हैं, और ये जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज में इंडियन एंड फॉरेनर दोनों का ही हाथ हिस्सेदारी रहती है। पांचवी कंपनी दोस्तों जो मैंने पहले इंक्लूड नहीं की थी, आज इसमें मैं कर रहा हूँ, उसको कहते हैं फेरा। फेरा मतलब जो जिसमें टोटली फॉरेन FII की इक्विटी होती है दोस्तों। ऐसे भी कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें फॉरेन हैंड्स होते हैं, विदेशियों की कंपनीज होती हैं, फेरा कंपनीज होती हैं। और फेरा कंपनीज अगर मैं रिमेंबर करूं तो एक दो कंपनी हैं ऐसी, CERA, सीरा सैनिटरी, जो विदेशी इनहेरिट करके अपने देश में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जैसे एप्पल लेके आ जाएंगे अभी। इस तरह की कंपनियां हैं, और भी बहुत कंपनियां हैं, मैं देख के बता दूंगा आपको। अब दोस्तों प्राइवेट कंपनी क्या होती है? दोस्तों प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर हल्दीराम या बीकानेर स्वीट या रॉयल ब्रिक्स कॉरपोरेशन को थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत पड़े तो जल्दी से कोई पैसा उनको देता नहीं। वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। विश्वास नहीं है कि कभी कब लेके भाग जाए। बैंक भी उनको लोन देने में हिचकिचाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए प्राइमरी कंपनी से लिमिटेड कंपनी अगर हो जाए तो उसको बैंक भी लोन दे देते हैं और पब्लिक भी पैसा दे देती है। वो किस किस माध्यम से देती है मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। देखिए, टाटा की कोई कंपनी हमने फ्लोट की है, या जैसे मैंने अडानी विल्मर IPO आ गया है और लिस्टेड हो गई है, एक लिमिटेड कंपनी बन गई है और IPO के माध्यम से पैसा पब्लिक से उठा लिया है, तो अब वो लिस्टिंग कंपनी हो गई है दोस्तों। अब उसको पैसा मिल गया है, अब विश्वास हो गया है पब्लिक को कि हम इसको कर्जा दे सकते हैं। बैंकों को लोन देने में कोई दिक्कत उस कंपनी को नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको लिस्टिंग की परमिशन तब दी IPO फ्लोट करने की कि उसके परफॉर्मेंस को देखा गया कि कंपनी कहाँ और कैसे परफॉर्म कर रही थी पिछले 3-4-5 सालों में। कंपनी अपना पूरा 5-10 साल का ब्यौरा देती है और उसको आराम से परमिशन मिल जाती है कि आप इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आइए और पैसा पब्लिक से और एंकोर से और इन्वेस्टर से उठाइए। ओके, यही मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। कुछ कंपनियों को परमिशन मिलती है दोस्तों, उनको IPO आते हैं कि ये लिस्टिंग होंगे NSE पे, SME पे, BSE पे, SME पे, जहाँ SME शब्द हो, स्मॉल सेक्टर, तो दोस्तों वहाँ अप्लाई मत करिए, वहाँ अप्लाई मत करिए। वो बिल्कुल प्राइवेट एंटिटी की तरह ही डील करेंगे आपको। बड़े बड़े लोड्स होते हैं उनके, लघु कुटीर उद्योग से, एक तरह से स्मॉल ही नाम है उनका। तो उन SME सेक्टर्स में आप पैसा मत लगाइए। मैं ओपनली इस वीडियो के माध्यम से आपको कह रहा हूँ। जो BSE SME पे लिस्ट हो, BSE NSE SME पे लिस्ट हो, नो, ऐसे IPO में पैसा मत लगाइए। तो लिस्टिंग कंपनीज दोस्तों IPO के माध्यम से पैसा उठाती हैं। कारोबार चल गया, पैसे की कमी पड़ गई, तो ये कंपनियां प्रिफरेंशियल शेयर्स भी अलॉट कर देती हैं। और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों राइट इशू लेके आ जाती हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम कम रेट पे अपने शेयर देंगे। इक्विटी प्लेसमेंट के जरिए से भी पैसा उठा लेती हैं। और दोस्तों जब लिस्टिंग कंपनी हो जाती है ना, और अच्छा घराना हो, अच्छा कॉरपोरेट हो, तो वो डिबेंचर फ्लोट करके भी पैसा उठा लेते हैं कि भाई मेरा डिबेंचर कन्वर्टेबल है, यानी 10 शेयर में एक डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल बाद या 6 महीने बाद, तो पब्लिक उनमें भी पैसा लगा के कंपनी का मदद करती है। कुछ डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल, भाई मैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये कन्वर्ट नहीं होंगे शेयर्स में या कहीं, लेकिन इन पे ब्याज दरें ज़्यादा हैं। तो पब्लिक अच्छा घराना देख के, अच्छा कॉरपोरेट देख के, अच्छा हाउस देख के भी पैसा लगा देती है कि भाई 13% ब्याज मिलेगा या 12% मिलेगा, तो इसमें पैसा लगा देते हैं। तो देखिए, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको SME से दूर रहने के लिए कहा। ये नई चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो में। आपको कहाँ पैसा लगाना है
और जिन आईपीओ का 4 रेटिंग से ज़्यादा, रैंकिंग 4 से ज़्यादा हो, वहीं लगाइए। 3 के आसपास हो तो वहाँ आईपीओ में भी पैसा मत लगाइए दोस्तों। मैं अपनी रिकमेंडेशंस भी इस वीडियो के माध्यम से आपको साथ के साथ दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब ये कंपनियाँ रिवार्ड कैसे करती हैं, देखिए रिवार्ड कैसे करती हैं। कंपनी तो बन गई, कुछ पीएसयू बन गई, कुछ फेरा बन गई, कुछ मल्टीनेशनल बन गई, कुछ लिमिटेड बन गई। ओके, जो इनिशियली बिल्कुल प्राइमरी दुकान चलती थी, ऐसी कंपनियों को इन 4 तरह की कंपनियों में बदल दिया गया। बदल सकते हैं, बदल दिया जाता है। अब ये देती क्या है कंपनी? इन्वेस्टर्स ने पैसा तो लगा दिया दोस्तों। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, वो कंपनीज के रिजर्व बहुत अच्छे बढ़ते चले जाते हैं। एवरी ईयर अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो कंपनीज का सेल बढ़िया हुआ, बिक्री बढ़िया हुई, रेवेन्यूज इकट्ठे ज़्यादा हुए, रिजर्व बढ़ते चले गए, तो उस लाभांश में से, उस प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व में जमा कर लेती हैं कंपनियां, कुछ प्रॉफिट को एक्सपेंशन में लगा देती हैं कंपनियां। ओके, आफ्टर एम्प्लॉयज फीस एंड मशीनरी एंड एवरीथिंग निकाल के। ओके, वो आगे मैं बैलेंस शीट में बताऊंगा। अब अगर किसी कंपनी के रिजर्व बढ़ गए, अच्छे रिजर्व हैं, तो वो बोनस दे देती है। भाई रिजर्व बहुत बढ़ गए, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो चलो इस रिजर्व में से कुछ पैसा बोनस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो रिजर्व में, वो बोनस में और स्प्लिट में अंतर समझ लीजिए। बोनस को रिजर्व में से दिया जाता है कि 10,000 करोड़ के रिजर्व हैं, केवल 5,000 करोड़ के आज 250 के रेट से जो भाव चल रहा है कंपनी के शेयर का, इतनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ए बोनस इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, या होल्डर्स को दे देते हैं। डिविडेंड, अगर बोनस नहीं देते तो उसी रिजर्व में से दोस्तों डिविडेंड, लाभांश बहुत अच्छा हो रहा है, चलो 10% डिविडेंड दे देते हैं, या 100% भी डिविडेंड देती हैं कंपनियां दोस्तों, इससे ज़्यादा भी दे देती हैं। अब तीसरी बात होती है दोस्तों स्प्लिट की। भाई शेयर का भाव बढ़ नहीं रहा, लिक्विड हो रहा है, लिक्विड स्टॉक जो फ्लोटिंग स्टॉक है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो चलो जो फेस वैल्यू 10 रुपया है शेयर की, उसको 5 शेयर में तोड़ देते हैं 2 रुपया करके, या 10 में तोड़ देते हैं टाटा स्टील की तरह 1 रुपया करके। तो दोस्तों देखिए उसमें कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स को तोड़ के उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिनका असर आगे जाके पड़ता है। फिर राइट इश्यू होता है, राइट इश्यू भी एक रिवार्ड है दोस्तों। राइट इश्यू इन्वेस्टर्स को कम मार्केट रेट से कम रेट पे दिया जाता है। तो ये कंपनी के रिवार्ड्स हैं। अब आप ये कंपनी कैसे देखेंगे कि कौन सी अच्छी है कौन सी खराब है? भाई इनके पूरे के पूरे पैरामीटर्स कहाँ चेक करें दोस्तों? investing.in है, और भी बहुत सारे ऐप हैं। मनी कंट्रोल पे मैं चेक किया करता हूँ। देखिए मनी कंट्रोल खोल लीजिए और किसी एक कंपनी का नाम खोल लीजिए, जो एक तरफ से वो लेंस टाइप होता है ना, राइट हैंड पे ऊपर में, उसको क्लिक करिए, पूछेगा कंपनी का नाम बोलो। मैंने लिख दिया टाटा स्टील, तो टाटा स्टील का तुरंत खुलते ही रेट आ जाएगा विद वॉल्यूम, उसका हाई आ जाएगा आज कितना रहा, लो आ जाएगा विद वॉल्यूम कितना रहा, एवरेज रेट आ जाएगा विद वॉल्यूम दोस्तों। चौथी लाइन में दोस्तों बिड प्राइस आ जाएगी, सेलर कितने हैं, बायर कितने हैं। हाँ, कितना मज़ा आ रहा है। देखिए टर्नओवर आ जाएगा रुपीज़ में कि आज मार्केट क्लोजिंग पे या अभी साथ के साथ ही कितना टर्नओवर कंपनी में हो रहा है। 52 वीक 5वीं लाइन में आ जाएगा, 52 वीक का हाई क्या रहा, लो क्या रहा दोस्तों। 6ठी लाइन में अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बैंड इसके क्या हैं, क्योंकि सेबी ने अभी किसी कंपनीज के बैंड बढ़ाए, 5 से 10 कर दिया, 10 से कुछ कंपनियों का 20% तक कर दिया दोस्तों। फिर उसी के साथ एक आ जाता है प्राइस बाई बुक वैल्यू, जिसकी प्राइस बाई बुक वैल्यू कम होगी, 1 से कम हुई तो बहुत अच्छा है दोस्तों, 1 हुई वो भी बहुत अच्छा है, 2 से नीचे सब अच्छे ही हैं। फिर उसकी अगली लाइन पे आएगा अर्निंग पर शेयर। भाई जिसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा वो कंपनी अच्छी मानी जाती है दोस्तों, बहुत अच्छी मानी जाती है।
फेस वैल्यू भी लिखा रहता है कि 10 रुपये का है, 2 का है या 1 का है। ओके, फेस वैल्यू का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैलकुलेशन में ही फेस वैल्यू काम आती है। बुक वैल्यू लिखी रहती है 8वीं लाइन पे। बुक वैल्यू का मतलब है कि असेट्स कितने हैं। कुछ मूवेबल असेट्स होते हैं, कुछ इमूवेबल होते हैं दोस्तों। इमूवेबल मीन्स लैंड कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, दुकान है या नहीं है, वो ज़बरदस्त सब चीज़ जब चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो उसके हिसाब से एवरी ईयर बुक वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको ऑडिटर निर्धारित करता है दोस्तों। अब आ जाइए मार्केट कैप पे। मार्केट कैप कुछ कंपनीज का बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल रूप से बढ़ाया भी जा सकता है। 2-4-10 पॉइंटर्स खरीद के किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट कैप बढ़ा दिया, कंपनी चमका दी, तो इसका कोई मकसद मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ। एक नीचे लिखा रहता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड मतलब जितना प्रॉफिट है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। मानते हैं जैसे मुझे 25 रुपये का डिविडेंड मिला, 25 रुपये का, और भाव क्या है उस शेयर का, 400 रुपये। ओके, तो 25 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, यानी 4×24 लगभग 6% की यील्ड हुई उसकी। ओके, अब आगे आ जाइए दोस्तों। 20 डे एवरेज फलाना ढकाना, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। इन्वेस्टमेंट से पहले कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी खराब है। ओके, उसका वॉल्यूम देख सकते हो भाई, आज कितने शेयर इसकी कंपनी के बिके। लेकिन वॉल्यूम दोस्तों जब कंपनी का रेट डाउन आ रहा है शेयर का तब भी बढ़ सकता है, जब बाइंग हो रही है तब भी बढ़ सकता है। तो दिस इज नॉट ए करेक्ट पैरामीटर। स्ट्रेंथ उसकी देख के पता चल जाता कि भाई कंपनी का स्ट्रेंथ कैसा है। भाई डिलीवरी से 100% पता चल जाता है, लेकिन डिलीवरी से भी अगर रेट नीचे आ रहा है, डिलीवरी परसेंट बढ़ गई तो इसका मतलब नीचे जा रहा है, और डिलीवरी परसेंट अगर बढ़ रही है और रेट भी बढ़ रहा है तो उस कंपनी को अच्छा मानते हैं कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एक होता है दोस्तों ग्रोथ। 50% से ज़्यादा की EPS कोई कंपनी दिखाए तो दोस्तों ग्रोथ मानते हैं कि ग्रोथ उसकी अच्छी है। ट्रेंड भी उसका अगर दिखाई दे कि ऊपर कंपनी का शेयर जा रहा है तो वो अच्छा मानते हैं। अब आ जाइए फाइनेंशियल्स पे। भाई मैं तो देखो सब चीज़ छोड़ के P/B देखता हूँ और बुक वैल्यू देखता हूँ, डिविडेंड यील्ड भी देख लेता हूँ कभी कभी, और दोस्तों अर्निंग पर शेयर देखता हूँ। लेकिन मैं फाइनेंशियल पैरामीटर जरूर देखता हूँ दोस्तों। इसकी 5 रो हैं, पहले वाले में रेवेन्यू, दूसरे में प्रॉफिट, तीसरे में अर्निंग पर शेयर, एक बार बने रहते हैं लंबे लंबे बार ग्रीन कलर के, और तीसरे में EPS, चौथे में डेप्ट और 5वें में रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों रेवेन्यू अगर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब सेल बढ़ रही है एवरी ईयर, नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉफिट एवरी ईयर उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। अर्निंग पर शेयर अगर बढ़ती जा रही है रेगुलरली पिछले 5 साल से 6 साल से, तो बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। डेप्ट अगर कम होता जा रहा है, डेप्ट टू इक्विटी, और 0 हो गया नीचे, तो वेल एंड गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बढ़ती है तो अच्छा है दोस्तों। अब आ जाइए आप पाइवोट लेवल्स पे। कुछ नहीं दोस्तों, एक तरफ रेजिस्टेंस लिखा रहता है, एक तरफ सपोर्ट। किसी कंपनी के शेयर्स का क्या भाव है, सबसे नीचे का लेवल सबसे ऊपर का जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिबोनाची पॉइंट आ जाएगा। एक तरफ रेजिस्टेंस लिखा रहता है कि कल यहाँ इतने इतने लेवल पे ये R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस हैं, और S1 S2 S3 3 सपोर्ट हैं। या तो ये सपोर्ट इतने इतने तक काम करेगी या रेजिस्टेंस इतने इतने तक ये काम करेगा, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपके काम की चीज़ सिर्फ जो मैंने बताई है, जोड़ दे के इस फाइनेंशियल्स में सेल बढ़ती जा रही है अच्छी है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है अच्छा है, EPS बढ़ती जा रही है अच्छा है, डेप्ट घटते घटते 0 हो जाए बहुत अच्छी कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है तो कंपनी बढ़िया है दोस्तों। अब आ जाइए आप ओवरव्यू के अगले पायदान पे। पायदान तो बहुत है ओवरव्यू की बात। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें ओवरव्यू, रिसर्च, न्यूज, फोरम, डेप्थ, ये सब लिखे रहते हैं। कॉर्पोरेट, फाइनेंस,
एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, पीस, इंफॉर्मेशन, ये पूरे के पूरे एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में दोस्तों मनी कंट्रोल डॉट के उसी पेज पे लिखे रहते हैं जहां हम टाटा स्टील के शेयर का अध्ययन कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू का चैप्टर खत्म हो गया फाइनेंशियल तक। ओके, उसमें डिलीवरी भी आ जाती है। अब आता है कॉरपोरेट। दोस्तों कॉरपोरेट में सबसे पहला हेडिंग है अनाउंसमेंट। कंपनी कब कब क्या क्या अनाउंस करती है। हाँ, कितना बढ़िया ये सब है। बच्चे मेरे से व्हाट्सएप पे भी और कमेंट से में भी वीडियो के रोज पूछते हैं, ये कहाँ देखें, वो कहाँ देखें, ऐसा कैसे करें, वैसे कैसे करें। तो ये देखिए लर्निंग विंडो है, और एक तरह से लर्निंग तो की कोई एज नहीं होती। सीनियर सिटीजन भी इसको पढ़ समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कॉरपोरेट में दोस्तों पहला हेडिंग, पहला लिखा रहता है अनाउंसमेंट। क्लिक करोगे उस पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा है मीटिंग। दोस्तों उसकी बोर्ड मीटिंग्स कब कब होनी है। आप मीटिंग पे प्रेस करेंगे तो उसकी बोर्ड मीटिंग आ जाएंगी। बोर्ड मीटिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए है, बोर्ड मीटिंग डिविडेंड देने के लिए है, या बोर्ड मीटिंग बोनस देने के लिए है, या बोर्ड मीटिंग राइट इश्यू देने के लिए है, स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए है, या अदर्स भी लिखा रहता है कभी कभी। अब आते हैं डिविडेंड पे। दोस्तों बहुत बच्चे पूछते हैं सर डिविडेंड एक्स कब हुआ, ये कब तक डिविडेंड देगा, आया ही नहीं, अनाउंसमेंट हुए तो 10 दिन हो गए। तो दोस्तों डिविडेंड पे अगर किसी कंपनी के आप क्लिक करेंगे तो उसमें पहले लिखा रहेगा अनाउंसमेंट डेट, दूसरा लिखा रहेगा एक्स डिविडेंड डेट, तीसरा लिखा रहेगा कितना डिविडेंड, परसेंट ऑफ डिविडेंड, कितना परसेंट डिविडेंड का दिया कंपनी ने। तो यहाँ से आपको एक्स डिविडेंड का पता चल जाएगा दोस्तों, किसी भी कंपनी का इसने कब अनाउंस किया था और एक्स कब हो रहा है। कितना बढ़िया पैरामीटर्स है। चौथा पैरामीटर्स दोस्तों इससे भी बढ़िया है, ये है बोनस। इसमें भी लिखा रहता है कि ये अनाउंसमेंट कब हुआ था बोनस का, एक्स बोनस डेट कब है, एंड बोनस का रेशियो क्या है। आप बोनस पे क्लिक करेंगे, तीनों चीजें खुल के आपके सामने आ जाएंगी। दोस्तों इसके नीचे एक होता है राइट इशू। भाई कंपनी राइट इशू पे क्लिक करेंगे, दे रही है नहीं दे रही है, कब अनाउंस हुआ, कितने पे कितना दे रही है, कितने रुपए में एक शेयर का राइट इशू कॉस्ट है, इस पे आ जाएगा। फिर उसके नीचे लिखा रहता है स्प्लिट, स्प्लिट कर रही है या नहीं, या कभी पिछले दिनों में स्प्लिट किया है या नहीं। बहुत अच्छा पैरामीटर है दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं एक महीने पहले स्प्लिट किया है और आज कीमत दोगुनी हो गई है, कहीं मैनेजमेंट धोखा तो नहीं दे रहा है, स्प्लिट करके अपनी झोली में शेयर मल्टीप्लाई कर लिए और अब गले में उतारना चाह रहा। तो दोस्तों इन सब की परख आपको करनी चाहिए। फिर दोस्तों लास्ट में होता है इसी कॉलम में एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग्स कब कब हो रही हैं। ओके, क्योंकि जनरली देखिए एनुअल जनरल मीटिंग के 15-20 दिन बाद आपके डिविडेंड क्रेडिट होते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के 15-20 दिन बाद आपको बोनस क्रेडिट होते हैं। ओके, और एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि आपका डिविडेंड कब मिलेगा, आपको बोनस कब मिलेगा, आपको राइट इश्यू कब तक मिलेगा, आपको प्रेफरेंशियल शेयर्स कब तक मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके बाद दोस्तों इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में फाइनेंशियल का एक कॉलम आता है, बहुत ही अच्छा है। एक से एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। या तो मुझे इसलिए ज़्यादा लग रही मैं एमबीए फाइनेंस में हूँ, एमएससी भी हूँ, एमबीए बीएससी भी हूँ, एमएससी भी हूँ, एमबीए भी हूँ। तो दोस्तों या तो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मैं एमबीए फाइनेंस में हूँ, और इंटरेस्ट देखिए मुझे कितना ज़्यादा आ रहा है। दोस्तों फाइनेंशियल्स में लिखा रहता है एनुअल, हाफ ईयरली, 9 मंथ और क्वार्टरली रिजल्ट्स। आप एनुअल पर क्लिक करेंगे, चारों खुल जाएंगे। ये इन चारों में आप एनुअल दबाएंगे, फ्रेश आजकल जून 22 के एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो खुल जाएगा। एनुअल खोल दीजिए, पूरे साल का आ जाएगा 2022 मार्च तक का।
और उसमें आप इंटरप्रेट या को एक्स्ट्रापोलेट करके देख सकते हैं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टरली जून 2022 में जो अभी आए हैं, बिक्री अगर 200 करोड़ है तो पिछले साल एनुअल में कितनी थी? 800 करोड़ थी। तो वेल एंड गुड, 800 करोड़ से ज़्यादा थी और अब सिर्फ 200 करोड़ है। तो आप मोटी सी दिमाग से लगा सकते हो भाई, 2 चौक 8। पिछले साल तो 1000 करोड़ की बिक्री थी 4 क्वार्टर में, एक ही क्वार्टर में 200 करोड़ की, तो बहुत कम है यार। प्रॉफिट अगर एनुअली 4 क्वार्टर में उसको 400 करोड़ के आ रहे हैं और यहाँ एक ही क्वार्टर में फ्रेश जो अभी रिजल्ट आया 85 करोड़ के प्रॉफिट आए, तो दोस्तों रिजल्ट बेकार है भाई। 4 क्वार्टर में 400 करोड़ और एक क्वार्टर में यहाँ सिर्फ 50 करोड़, यानी 200 ही करोड़ बनेगा साल भर में। तो दोस्तों इस तरह से कंपैरिजन करके रिजल्ट वाइज कंपनी अच्छी है या बेकार है, रिजल्ट्स कैसे हैं, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों ये कंपनी के रिजल्ट्स आ गए। इसमें इनके नीचे एक है बैलेंस शीट। वो अब तक की जितना भी सब हमने राम कहानी पढ़ी है, सुनी है, समझी है, बैलेंस शीट इनमें सबसे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। सबसे पहला हेडिंग है इसका इक्विटी। इस पे लिखा रहता है इक्विटी कितनी है। भाई छोटी इक्विटी होगी बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा होता है रिजर्व। ज़्यादा रिजर्व और छोटी इक्विटी सोने में सुहागा। विनाइल इंडिया का 1 करोड़ इक्विटी, 900 करोड़ के रिजर्व दोस्तों। जब मैंने बताया था अपने मेंबर्स को तो 140 भाव था, आज 486 भाव है। कितने दिन हुए? 4 महीने में, 5 महीने में। जब पहली वीडियो मैंने ये लर्निंग की बनाई थी 140 भाव था दोस्तों, आज 486 भाव है। क्यों नहीं होगा भाई? 1 ही करोड़ की इक्विटी है, 900 करोड़ के रिजर्व में। और पता नहीं सेल तो कितनी हुई होगी, शायद क्वार्टर की 386 करोड़ की सेल है। गजब का शेयर है दोस्तों। 5 रुपये डिविडेंड दिया, 5 स्पेशल दिया, टोटल 10 रुपये का डिविडेंड दिया। कितनी जल्दी जबरदस्त ग्रोथ। पिडिलाइट कंपनी का सिस्टर कंसर्न कंपनी है। तो दोस्तों जो कंपनीज की बैलेंस शीट बढ़िया होगी, अभी मैंने आपको विनाइल इंडिया का बताया वो एग्जांपल, ऐसी और भी बहुत कंपनियां हैं। जब बीएससी ने बोनस दिया था, या जैसे आईआरसीटीसी ने बोनस दिया था, आईईएक्स ने बोनस दिया था, उनकी बैलेंस शीट देख के ही मैं उनके ऊपर टूट के पड़ा था। इक्विटी छोटी और रिजर्व खतरनाक, बहुत बड़े हुए। इसके नीचे दोस्तों होता है करंट लाइबिलिटीज कंपनी पे क्या है, भाई उधार कितना लिया हुआ है, फिर कंटीजेंट लाइबिलिटीज है नहीं है, फिर नॉन कंटीजेंट लाइबिलिटीज 0 होनी चाहिए कंपनी के पास, वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों अब आता है बहुत एक से एक बढ़िया पैरामीटर्स आ रहे हैं दोस्तों। क्या मेरा जी लग रहा है आपको बताने में और पढ़ाने में, हैं इस वीडियो को बनाने में। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दोस्तों देखिए अच्छी तरह से सुन लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपने खोल दिया है, एक गोल चक्र आएगा पाई डायग्राम। उसमें अगर ओनली प्रमोटर और पब्लिक की हिस्सेदारी है, ना उसमें डीआईआई है, ना एफआईआई है, ना कोई है, तो ऐसे शेयर को कभी मत खरीदिए, चाहे कोई भी भाव हो। पब्लिक के गले में डाल के भाग जाएगा, ना कोई एनसीएलटी में जाएगा, ना कोई कोर्ट में जाएगा। ऐसे शेयर से हमेशा सावधान रहिए, ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स बहुत हैं। अगर एफआईआई की इक्विटी पार्टिसिपेशन है, उसमें डीआईआई का होना चाहिए 100%। कम से कम ये अगर कंपनी का प्रमोटर धोखा कर रहा है तो ये एनसीएलटी में तो चले जाएंगे। सत्यम कंप्यूटर में एक जमाने में यही हुआ था। जब वो राजू कंपनी का चेयरमैन भागने लगा तो दोस्तों डीआईआई और एफआईआई ने गले से पकड़ा उसको और एनसीएलटी में ले गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्वायर कर लिया और टेक महिंद्रा को दे दिया, सौंप दिया, बेच दिया। उससे लेनदारी जितनी भी थी वो लोगों की उतारी गई। तो देखिए, और बाकी और दूसरी कंपनियां जो हैं जहां प्रमोटर है, पब्लिक को तो भाग जाएगा, उससे कौन क्या सुनने वाला। तो ऐसा शेयर मत खरीदिए कभी भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के साथ साथ एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक एंड अदर्स होना चाहिए। प्लेज शेयर कम से कम नहीं होने चाहिए। प्रमोटर अगर इक्विटी प्लेज रख दे दोस्तों वो भी खराब माना जाता है।
फिर यहाँ आप कंपनी अच्छी है बुरी है, प्रमोटर की इक्विटी बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है वो देखिए। FII बेच रहे हैं, घटती जा रही है बढ़ती जा रही है वो देखिए। DII घटती जा रही है बढ़ती जा रही है वो देखिए। FII अगर बढ़ती जा रही है तो कंपनी अच्छी है। प्रमोटर अगर 1% 2% इक्विटी बढ़ा रहा है तो कंपनी अच्छी है। तो दोस्तों इसके बाद आता है पीर्स। पीर्स मीन्स इस टाटा स्टील से समकक्ष कंपनियां कौन कौन सी हैं। JSW स्टील है या जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह की कंपनियां, उनको भी देख लीजिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट एक हेडिंग होता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दोस्तों अब ये देख सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में है, कौन टाटा ब्रदर्स हैं, बाटा ब्रदर्स हैं या बिरला ब्रदर्स हैं, साफ पता चल जाता है लास्ट वाले कॉलम से कंपनी का मालिक कौन है, घराना कौन सा है जो कंपनी को होल्ड करता है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो भी साफ साफ लिखा रहता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस 30 मिनट के वीडियो में ये इतनी सारी चीज़ें बताई जो लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, अदर्स के लिए भी अच्छा है। सबको देखना चाहिए, सबको प्रशंसा करनी चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ। शेयर बाज़ार के बारे में तो कल पूरा दिन पड़ा है बताने के लिए, समझाने के लिए। पहले स्टडी करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, तब आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं। और अगले वीडियो में हो सकता है मैं 8 बजे रात को आज आपको बताऊं। ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसमें मैं बताऊंगा शेयर बाज़ार में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप अर्न कर सकते हैं। जैसे कैश के शेयर, फ्यूचर एंड ऑप्शन के शेयर, जिनमें आप ऑप्शन की कॉल या पुट ले सकते हैं। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों निफ्टी 50 कॉल या पुट, बैंक निफ्टी कॉल या पुट, निफ्टी 50 फ्यूचर में बेचना या बाय करना, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर बेचना या बाय करना। दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 इंस्ट्रूमेंट हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट के, जिनके माध्यम से आप अर्न कर सकते हैं। बट आफ्टर मेकिंग ह्यूज स्टडी एंड नोइंग 100% श्योरिटी ऑफ स्टॉक मार्केट वेदर इट विल बी गोइंग डाउन और इट विल बी गोइंग अप। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगला वीडियो मैं आज 8 9 10 बजे या कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और कल इवनिंग में आपको मंडे का पूरी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि 27 तारीख को वो भाषणबाजी यूएस में आज भी चल रही है। कल वो एंड नहीं हुई थी दोस्तों, आज रात को फिर होगी जैक्सन हॉल में, जो सिंपोजियम में उनका स्पीच चल रहा है, जो उनका मनन चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, वो आज भी है, जिसका रिजल्ट मैं कल पढ़ूंगा और पढ़ के कल इवनिंग में उसका ब्रीफ आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा कि मंडे को बाजार ओपन खुले, कैसा खुलेगा, क्या होगा, क्लियर कट आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। एंड हो सकता है मॉर्निंग में आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का एक वीडियो बना के आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं। मेरे वीडियो को अगर आप लाइक देंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे प्रशंसा होगी। एंड इस वीडियो में अब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों इसके साथ मैं आपसे यहीं आगे चाहता हूँ। नमस्कार।